नमस्कार। मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद है आप सभी साथी खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया से आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, जब आप अपना पेपर देने जाएंगे तो वहां पर आप ये पाएंगे कि इंटेलिजेंस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछे ही जाते हैं। तो ये क्लास आप कंप्लीट देखिएगा। आज के इस क्लास में बुद्धि से संबंधित जितने भी जो भी पॉइंट हो सकते हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाने हैं। आपके मन मस्तिष्क बुद्धि में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा कि जो पेपर में पूछ लिया जाए और आपको आता ना हो। स्वागत सभी का, सभी को हाय हेलो नमस्ते। करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। आप हमारे कई सारे साथी जो यहाँ पर आ रहे हैं क्लास को देखने के लिए, आपके अपने बहुत सारे अलग अलग डाउट हो सकते हैं, बहुत सारी अपनी अलग अलग बातें आप लोगों के मन मस्तिष्क बुद्धि दिलो दिमाग में हो सकती है जो कि आप मुझ तक कहना बताना चाहते हैं। तो कोशिश यह कीजिएगा कि आप लोग अपने जो भी कमेंट्स हैं वह क्लास खत्म होने के बाद में करें, ताकि जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद में आप लोगों के कमेंट्स को मैं पढ़ पाऊं और फिर उनमें से जो जरूरी है उसका आंसर भी कर पाऊं और अगले क्लास में फिर उस पर आपके साथ चर्चा कर पाएं। आज मेरा उद्देश्य सिर्फ इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट कराना, बढ़िया से टॉपिक आप लोगों को समझाना, बिना इधर उधर की बातें किए हुए। चलिए सभी अपनी कॉपी में लिखें आज के टॉपिक का नाम, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि। हमारे सामने सबसे पहली बात यह निकल करके आती है कि बुद्धि होती क्या है। हम किसे मानेंगे कि यह जो कार्य इस प्रकार का या कुछ खास जो हम अपने जीवन में करते हैं तो वह कार्य किसके द्वारा किया गया? यह कार्य बुद्धि के द्वारा किया गया, किसी और के द्वारा किया गया? और बुद्धि किस प्रकार के कैसे कौन से कार्य कर सकती है? बुद्धि है क्या? बहुत बार ऐसा लगता है कि जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी स्मृति होती है, वही बुद्धि होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आप ये नोट कर लें सबसे पहले तो कि जो आपकी मेरी हम सभी की बुद्धि होती है वो अलग होती है। आप एक घर में 2 भाई बहन भी हैं, 3 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन हैं। आप लोगों की एक ही माता पिता की संतान, एक ही जैसे वातावरण में रहते हुए भी एक तरह की एक जैसी बुद्धि नहीं हो सकती। पेपर में आप लोगों को वह प्रश्न बनाकर देता है इस तरह से, इंटेलिजेंस इज डैश। 4 ऑप्शन आपको बनाकर के दिए जाते हैं। पूछ लेगा कि सिंगुलर होती है, आप कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं, किसी एक खास प्रकार की कोई एक योग्यता हमारे अंदर है, बस वही बुद्धि को दर्शाती है, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ दूसरे लोगों से हम नकल कर लेंगे या कोई विशिष्ट कार्य करने की क्षमता ही बुद्धि, ऐसा नहीं है। आप में, मुझ में, हम सभी में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं और ये जो क्षमताएं हमारी होती हैं ये अलग अलग कार्यों गतिविधियों को करने के लिए होती हैं। तो हमारी क्षमताओं का जो एक सेट है, ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आपके पेपर में इस तरह का प्रश्न आपसे कर लिया जाता है, तब आप हमेशा जवाब देंगे कि बुद्धि जो है वो सिंगुलर नहीं है, सिर्फ इमिटेट करना या कोई स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं है, वो तो हमारा एक सेट है कैपेबिलिटीज का। हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं बहुत सारी अलग अलग, उन सभी का एक सेट है जिसके रूप में हमारे इंटेलिजेंस को हम मानते हैं। हमारी इंटेलिजेंस सभी की अलग अलग होती है। आपकी बुद्धि का स्तर अलग होगा, आपके पड़ोसी की बुद्धि का स्तर अलग होगा, आपके दोस्त, जानकार, रिश्तेदार, माता पिता, टीचर आदि जो लोग भी हैं, हर किसी की बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। तो ये बुद्धि का अलग होना किस वजह से है? तो इसके 2 ही मुख्य कारण होते हैं जो हम सभी की बुद्धि एक दूसरे से बेटा अलग होती है। एक कारण उसका होता है हमारा वंशानुक्रम, और दूसरा उसका बड़ा कारण जो होता है वह हम लेकर चलते हैं वातावरण। और इन दोनों का ही रोल आपकी मेरी हम सभी की जिंदगी में इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो वंशानुक्रम होगा, आप हमेशा याद रखेंगे इस बात को, वही हमें आधार देने का काम करता है, वही हमें बेस देने का काम करता है।
और जो हमें आकार देने का काम करेगा, जो हमें शेप देने का काम करेगा, वह यह वातावरण होता है। जैसे कि ये कोई एक बच्चा है, आप में हम सभी में से कोई भी यह हो सकता है। जब हमारा जन्म हुआ तो जन्म के समय पर हमारे पास जो भी विशेषताएं थी, वो सब विशेषताएं हमें मिली हैं हमारे इस वंशानुक्रम से, हमारी हेरेडिटी से। और ये जो क्षमताएं, विशेषताएं आप में, मुझ में, हम सभी में है, ये कितनी विकसित होंगी, ये इस वातावरण, इस माहौल पर भी तो डिपेंड करेगा। आप में हम सभी आज जिस स्तर पर पहुंचे हैं, आज जिस तरह के, जैसे आप में हम सब हैं, जरूरी नहीं है कि हम इतने ही विकसित होने थे या हम ऐसे ही होने थे। इसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि हमें इस तरह का माहौल मिला तो हम ऐसे बनते चले गए। और आप में, मुझ में, हम सभी में ये सब करने की क्षमताएं थी जो आज हम कर रहे हैं, तभी ये विकसित हुई हैं। क्या पता इससे भी कहीं बेहतर, इससे भी कहीं शानदार, इससे भी कहीं और अच्छा वातावरण हमें मिला होता और हमारे अंदर उस प्रकार की, उस तरह की एबिलिटीज, उस तरह की कैपेबिलिटीज, विशेषताएं आदि सब रही होती, तो हम इससे भी बेहतर कुछ बन पाते। ये वंशानुक्रम जो हमें दे देगा ना, उस तरह की वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही वातावरण अगर हमें मिल पाया तो वो क्षमताएं हमारी विकसित होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। ना जाने कितनी ही योग्यताएं आप में, मुझ में, हम सभी में ऐसी हैं जो ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना हमारे माता पिता जानते हैं, ना हमारे टीचर जानते हैं, कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अभी भी दबी पड़ी हैं। उस तरह का माहौल मिलता नहीं, वो बाहर आती नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये एक बच्चा है, जिस बच्चे का नाम है अजय। अजय का जिस परिवार में जन्म हुआ, तो अजय के माता पिता हैं किसान, लेकिन अजय के घर में कुछ बाकी सदस्य सरकारी टीचर हैं। तो अजय जैसे जैसे बड़ा होता है, खेती किसानी भी करना सीखता है, देखता है, जानता है, और भी बाकी कई सारे अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव लेता है। लेकिन अजय का इंटरेस्ट जो टीचिंग वाला काम था उसमें ज्यादा होता चला गया। जो शिक्षण का कार्य था उसकी ओर अजय का झुकाव ज्यादा होता चला गया, और वह भी एक दिन ठान लेता है कि मुझे भी टीचर ही बनना है, और वह एक दिन टीचर बन जाता है। और आज उसे 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है टीचिंग करते हुए। तो अजय में शिक्षण के गुण थे, वो गुण विकसित होते चले गए, क्योंकि वो वाला वातावरण, वो वाला माहौल उसको मिलता चला गया। 1% ऐसा होता कि जो ये वातावरण उसको टीचिंग करने का, टीचर बनने का मिला, इसकी जगह पर उसको माहौल, क्या पता डॉक्टर का मिल गया होता, क्या पता उसको माहौल रेसलिंग करने का मिल गया होता, क्या पता उसको माहौल, मेरे प्यारे साथियों, किसी और सेक्टर का मिल गया होता। तो वो गुण अगर अजय में यहां मौजूद होते ना, तो वो गुण अजय में विकसित होने ही थे। तो इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को, वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों ही आपके, मेरे, हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। कभी कभी आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वह खूब अच्छे माहौल में पलते हैं, अच्छे से अच्छा माहौल उन बच्चों को दिया जाता है, उनके पेरेंट्स हर एक वो चीज उन बच्चों को ला कर देते हैं जो भी उनके बेहतर होने के लिए चाहिए होती है। उन माँ बाप के द्वारा उनकी बढ़िया से मार पिटाई तक भी कर दी जाती है, यानी रिवॉर्ड भी मिलते हैं, पनिशमेंट भी मिलती हैं, और माँ बाप का अपने बच्चों पर हक है, तो वो सब कुछ आजमा लेते हैं। लेकिन वो अपने बच्चे को
उस पड़ोसी के बच्चे जैसा बना नहीं पाते और पूरी जिंदगी उस बच्चे को कोसते रहते हैं। देख उसके 98% आए हैं और बदतमीज तूने हमारी नाक कटवा दी सोसाइटी के अंदर, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये क्या 90% नंबर लेकर के आया है? क्या होता है इस 90% से? 98 आए हैं उसके रमेश अंकल के बेटे के, है ना? और इस तरह से पूरा जीवन चलता रहता है। इस तरह से सभी गतिविधियां आगे बढ़ती रहती हैं, पूरा जीवन वो बच्चे सुनते रहते हैं। तो वो माता पिता जो अपने बच्चे को किसी दूसरे के बच्चे जैसा बनाना चाहते हैं, वो ये नहीं मान पाते, वो ये नहीं समझ पाते कि भाई इस बच्चे के अंदर जो गुण हैं वो गुण तो तुम्हारे अंदर से ही गए हैं। तो इस बच्चे में जो विशेषता है उस विशेषता के हिसाब का माहौल दो। पड़ोसी का बच्चा तो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, वो उस हिसाब से अपनी जिंदगी में काम कर रहा है, तो आप तो उस पड़ोसी के बच्चे के जैसा उसको बनाने के पीछे लगे हुए। अपने बच्चे की क्षमता को देख लो ना, उसमें क्या है, उस हिसाब से उससे काम करवाओ, उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन लोग समझ नहीं पाते इस बात को। तो बेटा जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, इसी के माध्यम से सब कार्य हमारे होते हैं। चाहे आपके द्वारा तर्क करना हो, विचार करना हो, समस्याओं का समाधान करना हो, योजना बनानी हो, जितनी भी जिस भी प्रकार की जो भी मानसिक क्षमताएं हमारी होती हैं, वो सब कुछ हमारा इस बुद्धि के अंडर ही आता है। आगे बढ़े उससे पहले एक बात और जान लीजिए। ये हमारा ब्रेन, और ब्रेन के हमने कर दिए दो हिस्से। अब जो ये लेफ्ट पार्ट है और दूसरी जो राइट पार्ट है, इनमें ना डिफरेंस होता है। पेपर में कई बार आप लोगों को कह दिया जाता है कि लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें कौन सी थिंकिंग होती है। हम कहते हैं जी कन्वर्जेंट, और जो राइट वाला होता है तो हम कहते हैं डाइवर्जेंट। और वहीं हमें यह कहा जाता है कि जो राइट पार्ट है इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो क्रिएटिविटी कहां है? तो यहीं पर क्रिएटिविटी होती है। और पूछ लिया जाता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वह लेफ्ट में आएगी या राइट में आएगी, तब हम कहते हैं कि वह लेफ्ट पार्ट से संबंधित होती है। फिर एक और यहां से बड़ी बात शुरू होती है कि इंटेलिजेंस से अलग होती है क्या क्रिएटिविटी? तो यह भी एक अपने आप में पूरा बड़ा एक टॉपिक होता है जो थिंकिंग वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ठीक है, तो इसको जब मैं आपको थिंकिंग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उस समय पर डिटेल में करवाऊंगा, उस समय पर बताऊंगा कि किस तरह से क्या कुछ इसमें रहता है। फिलहाल आप इतना जाने, ब्रेन के राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में क्या है। लेफ्ट में कन्वर्जेंट थिंकिंग और राइट पार्ट में डाइवर्जेंट थिंकिंग रहती है। चलिए, तो आप लोगों को चाहे याद करना हो या जो याद आपने कर लिया है वो याद किया हुआ, आपको जो सीख लिया है वो सीखा हुआ कहीं अप्लाई करना हो, तो यह सब कुछ ही आप अपनी बुद्धि के माध्यम से ही कर रहे होते हैं। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? अभी मैंने आपको बताए थे, सभी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नेचर, नेचर किसको कहा गया है? हेरिडिटी को कहा गया है, बहुत बढ़िया। और नर्चर किसे कहा गया है? पोषण किसे कहा गया? हमारे एनवायरमेंट को कहा गया। वेरी गुड। बात आती है कि जब कभी भी बात होगी इंटेलिजेंस की तो आईक्यू की तो बात होगी ही, लेकिन आईक्यू पर आने से पहले आप मुझे बताइए जरा कि जो इंटेलिजेंस है और जो मेमोरी है क्या वो सेम होती हैं? जो इंटेलिजेंस है वही मेमोरी है और जो मेमोरी है वही इंटेलिजेंस है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन होता है। मेमोरी एक पार्ट है इंटेलिजेंस का ही, वो इंटेलिजेंस नहीं है। व्हाट इज आईक्यू? जवाब सभी दीजिएगा।
आंसर सभी की ओर से आना चाहिए। सभी। अब आप लोग सोच रहे होंगे आईक्यू की फुल फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे आईक्यू फॉर्मूला, है ना, जो कि आप गलत कह रहे हैं। हमने आपसे सिर्फ ये पूछा है व्हाट इज आईक्यू। हमने आपसे ये नहीं कहा कि आईक्यू की फुल फॉर्म बता दो। हमने आपसे ये नहीं कहा कि आईक्यू का फॉर्मूला बता दीजिए। आपको अपना वेट मापना होता है, किस में मापते हैं? आपको अपनी हाइट मापनी होती है, किस में मापते हैं? आप जिसमें मापते हो वो एक यूनिट होती है। बुद्धि का सटीक मापन तो संभव ही नहीं है, यह भी याद रखना। लेकिन जब हम बुद्धि का मापन करने की ओर चलते हैं तो एक यूनिट हमारे सामने आती है जिसे हम आईक्यू कहते हैं। तो बेटा आईक्यू जो है वो एक यूनिट है, एक इकाई है टू मेजर इंटेलिजेंस। अब आपको यह कहा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तब आपको फुल फॉर्म बतानी है। जब तक हम लोग फुल फॉर्म नहीं बताएंगे कब तक? जब तक हमसे पूछा ना जाए। अभी उसने पूछा है तो आप बताइए इंटेलिजेंस कोशेंट, हिंदी में बुद्धि लब्धि। उसके बाद वह आपसे फॉर्मूला पूछता है, तो फॉर्मूला क्या होगा? आप कह देंगे एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। एम ए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंटल एज, जिसे हिंदी में मानसिक आयु कहा जाता है। और जो हमारी सीए होती है बेटा क्रोनोलॉजिकल एज, इसे हिंदी में कालानुक्रमिक आयु कहा जाता है। एक और बात पर आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। आपका जब एग्जाम होगा, आपका जब पेपर होगा, तो वो आपको इस तरह से भी लिख करके दे सकता है कि भाई कोई बच्चा है जिसकी मेंटल एज बराबर है क्रोनोलॉजिकल एज के, तो इस बच्चे का आईक्यू बता दो। तो जब यह बराबर होती है ना, तो ऐसे में आईक्यू हमेशा 100 होता है। ऐसे में आईक्यू हमारा हमेशा 100 होता है। क्लियर है? पक्का सभी को? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो आईक्यू 100 निकल के आया, इसके अलावा 2 पॉइंट और मैं आपको देता हूं, उस पर सोचना है आप लोगों को और फिर बताना है। ठीक है? अगर एमए ज्यादा है और सीए कम है, एमए ज्यादा है और सीए कम है, तो आईक्यू कितना होगा? 100 प्लस मोर देन 100 या लेस देन 100? और सीए ज्यादा है और एमए कम है, तो याद रखना अगर मेंटल एज ज्यादा होगी तो आईक्यू आपका मोर देन 100 होगा, और क्रोनोलॉजिकल एज सीए ज्यादा होगी तो आईक्यू लेस देन 100 होगा। अब आपके सामने एक प्रश्न है, उस पर सोच विचार करके जवाब देना। एक बच्चा है जिस बच्चे का नाम है पूजा।
बेटा जो पूजा है उसकी जो एज है वह 10 वर्ष है। आपको बताया गया कि यह जिस कक्षा में पढ़ती है वह कक्षा है 7वीं, और यह आपको ही निकालना है, चाहे घर से निकालना यहां ना कर पाओ तो। इसकी क्रोनोलॉजिकल एज बताओ सबसे पहले तो, इसकी मेंटल एज बताओ उसके बाद, और फिर निकालो इसका आईक्यू। ये प्रश्न आपको बना करके दिया गया है और यह आपको ही निकालना है। इस पर सोचना, विचार करना और उसके बाद में ही जवाब देना। एज इसकी कितनी रखी गई है? 10 वर्ष है। किस कक्षा की यह छात्रा है? 7वीं कक्षा की। सीए कितनी है? नहीं पता। एमए कितनी है? नहीं पता। आईक्यू कितनी? नहीं पता। निकालिए सभी कि कितना होगा। पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है कि आईक्यू टेस्ट सबसे पहले किसने दिया? पूछता है आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पूछता है बेटा आप लोगों से आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया? और मेंटल एज कॉन्सेप्ट किसने दिया? क्या नाम होगा सभी का? सभी जवाब दें। जवाब सभी की ओर से आना चाहिए। जब भी आपको कहा जाए आईक्यू टेस्ट तब आप लोग कहेंगे बिने। आईक्यू कॉन्सेप्ट की जब बात होगी तब आप कहेंगे स्टर्न। फॉर्मूला टर्मन। और जब भी वह आपसे पूछेगा कॉन्सेप्ट तब आप लोगों को जवाब देना है क्या? बताइए जरा। हिंट दे दूं? चलो हिंट दे रहा हूं, पता आपको करना है। बिने का शिष्य है। बिने का शिष्य है, स्टूडेंट है, जिसने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है। अब बता दो। नहीं पता तो पता करके आना, कुछ होमवर्क भी देता रहूंगा साथ साथ। पता करके आना, फिर कमेंट सेक्शन में जाके बताना। बिने का शिष्य है। हाँ, ऑप्शन में अगर बिने के शिष्य का नाम नहीं होगा तो बिने मिलेगा, फिर उसको सही कर लेना। साथियों आइए इसे आगे बढ़ते हैं। टर्मन के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया है आईक्यू का, और ये टेबल आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। वो बच्चे जिनका आईक्यू 140 या उससे ज्यादा होता है वो जीनियस होते हैं, गिफ्टेड होते हैं। और वहीं वो बच्चे की जिनका आईक्यू 90 से 110 के बीच में होता है वो एवरेज होते हैं। 70 से नीचे वाले जो हैं वह मंदबुद्धि कहलाते हैं। ठीक है। जिनका आईक्यू सामान्य है वो आप में, हम सभी अपने जीवन में वह सब कुछ कर सकते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। ये मत जानिए कि सब कुछ जो है वो जीनियस ही कर सकता है जिसका आईक्यू 140 या उससे ज्यादा होगा।
आप में हम सभी जो सामान्य बुद्धि वाले हैं, हम भी सब कुछ ही कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप लोग अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ आप जरूर कीजिए। बात आती है कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड बेटा कुछ थ्योरी भी होती हैं, वो थ्योरी हमें पढ़नी होंगी। किस तरह से, कौन सी थ्योरी वह आपके पेपर में आपसे पूछ सकता है, आइए उन्हें देखते हैं। अच्छा, एक और बात, जिस तरह से आपकी मेरी हम सभी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, हम सभी की बुद्धि अलग होती है, इसी तरह से बुद्धि के प्रति जितने भी साइकोलॉजिस्ट रहे उन सभी ने भी जो अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं वो अलग अलग दी हैं। हर किसी ने अपने ढंग से बुद्धि को परिभाषित करने का काम किया है। जो भी लोग इंटेलिजेंस के फील्ड में काम कर रहे थे, जो भी इस फील्ड में रिसर्च कर रहे थे, उन सभी ने अपना जो तौर तरीका अपनाया उस ढंग से ही प्रस्तुत किया है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि सर हम किसको सही माने, इसमें तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, अपने जगह पर सभी सिद्धांत सही हैं, लेकिन हाल फिलहाल के टाइम पर हम जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना भाई, कोई एक होता है जिसको ज्यादा महत्व उस समय काल में मिल रहा होता है, तो अभी हम ज्यादा महत्व जिसे देते हैं वो गार्डनर का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, लगभग हर टीचिंग एग्जाम में आप यह पाएंगे कि इससे आपको प्रश्न दिया ही दिया जाता है। तो चलिए इन सभी शोधकर्ता और इनसे संबंधित सिद्धांत के बारे में डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात और आप लोगों से पूछना चाहूंगा इस क्लास में। हाय, हेलो, नमस्ते, ये सब कुछ तो बेटा आप सबका स्वीकार कर लिया है, कमेंट आपके मैंने देख लिए हैं, टेंशन ना लें। कि जितनी भी क्लास अभी तक हमारी हो चुकी है उसमें सब कुछ क्लियर हुआ है। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता हूं, ना मुझे कोई जल्दबाजी है। आराम आराम से बिल्कुल आपके सामने पढ़ाएंगे, हर बात बिल्कुल आराम से आपको बताएंगे। आप लोगों में से कुछ साथी ऐसे होते हैं जो काफी कुछ पहले से जानते हैं, तो ना उनको जल्दबाजी लगी रहती है, लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं है कि जो बहुत कुछ पहले से जानता है। मेरे प्रयास हैं उस बच्चे का ध्यान रखकर बताने के कि जो नया है, वो बच्चा कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो बच्चा जो शायद पहली बार इन्हें समझने की खातिर आया होगा, ठीक है। और जो पहले से अपने आप को मानते हैं कि हम तो बड़े होशियार किस्म के हैं, उन्हें ना मेरी जरूरत है ना किसी और की जरूरत है, वो तो अपने आप सब कुछ कर ही लेंगे। भाई, जरूरत सबकी अलग अलग होती है और एक टीचर का प्रयास होता है कि वो सबका ध्यान रखे। कल को जब आप टीचर बनोगे तो आप अपनी क्लास में बैठे हुए जो फ्रंट रो में 5 बच्चे होते हैं उनके हिसाब से नहीं पढ़ाओगे, आपको पूरी क्लास को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ उन 5 बच्चों का ध्यान रखकर पढ़ाने लगोगे तो बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं वो वहां पर क्यों बैठे हैं? बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है आज के दौर में, और किसी को सही ढंग से सही गाइड करते हुए पढ़ाना, बताना, समझाना उतना ही मुश्किल। आगे बढ़ते हैं बेटा और सीक्वेंस में बातें करते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी हमें दी गई एक कारक सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने ने दिया। हाँ, बाद में कुछ लोगों ने और इनको सपोर्ट किया, जैसे स्टर्न ने किया, टर्मन ने किया। इनका कहना था कि बुद्धि को बांटा नहीं जा सकता है, बुद्धि जो हमारी होती है वो अविभाज्य होती है, लेकिन इनकी जो बुद्धि के कॉन्सेप्ट हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही आपको मैं बताऊंगा, इस पर बहुत ज्यादा प्रश्न आते नहीं आपकी परीक्षा में, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर इसको नहीं बता रहे हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी जो आप लोगों की है, इसको ज्यादा गहराई में जाके आपको कब पढ़ना पड़ता है? जब आप DSSB PRT का एग्जाम देते हैं, वहां पर काफी गहराई में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, वहां पर प्रश्न पक्का पूछता है गहराई में ले जाकर आप लोगों से।
अल्फ्रेड बिने ने दिया। इन्होंने कह दिया कि अविभाजकीय होती है बुद्धि, उसको बांटा नहीं जा सकता है। फिर आते हैं टू फैक्टर थ्योरी देने वाले व्यक्ति, जिनका नाम होता है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने कहा कि देखो बुद्धि जो है वो तो एक है, लेकिन उस बुद्धि के दो कारक हैं, मानो एक तरह से कि उसके दो अलग हिस्से हैं। और इन्होंने कह दिया कि जो बुद्धि हमारी होती है उसके जो दो फैक्टर हैं, एक होता है हमारा ये जी फैक्टर और दूसरे हमारे होते हैं ये एस फैक्टर। जी फैक्टर एक ही होता है और एस फैक्टर मल्टीपल हो सकते हैं। जी से होता है जनरल फैक्टर और एस से होता है स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर को बेटा हम हिंदी में कहते हैं सामान्य कारक और स्पेसिफिक फैक्टर को हम कहते हैं विशिष्ट कारक। जो ये जनरल फैक्टर हमारा होता है यह इन्नेट होता है, याद रखिएगा। कैसा होता है? इन्नेट, जन्मजात। और जो ये स्पेसिफिक फैक्टर होता है यह एक्वायर्ड होता है, इसे अर्जित किया जाता है, इसे अर्जित किया जाता है। तो आपके पेपर में आपको वह प्रश्न बना करके देगा कि आप एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से इन दोनों फैक्टर में से कौन से फैक्टर को डेवलप करने का काम कर सकते हैं। तब आपको आंसर देना है कि जो स्पेसिफिक फैक्टर हमारा होता है उसको प्रभावित किया जा सकता है, उसको हम विकसित कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जिस किसी प्रकार की कोई खास ट्रेनिंग हम किसी को देकर के उस क्षेत्र में विकसित करना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक फैक्टर ही हमारा किया जा सकता है। जनरल फैक्टर तो इन्नेट होता है, जन्मजात होता है यह। इसके साथ आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। आप में हम सभी अपने जीवन में जितने भी जो भी कार्य कर पा रहे हैं ये सब कार्य इस जनरल फैक्टर से ही कर पाते हैं। इस जनरल फैक्टर में वो सभी योग्यताएं मौजूद हैं जो भी आपने, मैंने, हम सभी ने हमारे जीवन में किया है। और इस जी फैक्टर में ही मौजूद जो हमारी योग्यताएं थी उनमें से कुछ योग्यताओं को हमने विकसित कर लिया स्पेसिफिक फैक्टर के रूप में। जैसे मैं सुबह से लेकर शाम तक, आप भी सुबह से लेकर शाम तक दिन भर अनेकों अनेक कार्य करते हो, है ना, सब कुछ जी फैक्टर से। लेकिन मैं जाना जाता हूं किस चीज के लिए? टीचिंग के लिए। तो मेरे टीचिंग के गुण को जो जनरल फैक्टर में था, है ना, उसको डेवलप कर पाए हम अपनी एक विशिष्ट पहचान के तौर पर, वो हमारा स्पेसिफिक फैक्टर है। और इस तरह से स्पेसिफिक फैक्टर मल्टीपल हमारे डेवलप किए जा सकते हैं। मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज के दौर में आप लोग ये सुनते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, है ना। बेटा एआई जो है ना वो गुजरे जमाने की चीज होने वाली है, आज से कुछ 2-4 साल के बाद में। हाँ, आज से 2-4 साल बाद में, जब हम लोग 2027-28 के दौर में होंगे, तब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बड़ा पुराना सा लगने लगेगा। अरे ये तो काफी दिन पहले आई हुई चीजें हैं, अरे ये तो पुरानी चीजें, आउटडेटेड चीजें। उस समय पर तो आप लोग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे होंगे, और अभी काम भी चल रहा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है उतना ही हमारे लिए बहुत सारे नए नए टूल डेवलप होते जा रहे हैं। जब आपके बच्चे आपकी उम्र में आएंगे उस समय तक ये जो आज का माहौल है वो बहुत बदलने वाला है। और जो सब कुछ बदला जा रहा है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब तो इंटेलिजेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी इतना डीप जा रही है कि जितना कभी पहले हम सोचे भी नहीं थे। ऑलराइट, चलिए, जनरल और स्पेसिफिक दोनों के बाद में। अच्छा, इन सभी को आप बहुत ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो ना
तो मेरे लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल हैं। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाते हैं अलग अलग बैचेस के। अपने हिसाब से आप लोग बैच सेलेक्ट कर सकते हैं और आप क्लासेस ज्वाइन करके एकदम गहराई के साथ में पढ़ाई करके शानदार तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर बेटा जितना समय मिल पाता है उसमें जितना बता पाते हैं उतना बताने का प्रयास करते हैं। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत जिन्होंने दिया उनका नाम होता है लुइस एल थर्स्टन। जो थर्स्टन है उन्होंने ये कहा कि देखिए, आपके मेरे हम सभी के पास जो ये बुद्धि के अलग अलग कारक हैं, ये एक समूह है। किनका? हमारे पास कुछ एबिलिटीज के होने का। और ये जो एबिलिटी हमारी होती हैं इन्हें हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहेंगे, पीएमए। पीएमए की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, हिंदी में हम इसे कहते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या भी क्षमताएं भी कह दिया जाता है। ये आपकी स्क्रीन पर आपको 7 नजर आ रही होंगी, ये आपको याद रखनी है। जैसे कि वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेमोरी, रीजनिंग, स्पेशियल विजुअलाइजेशन और परसेप्चुअल। जैसे बेटा सबसे पहले आते, अच्छा होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को, होमवर्क भी दूंगा। जैसे 7 हैं, 7 में से चलो 5 में बता देता हूं, 2 आप खोज लेना। बीच बीच में होमवर्क आपको हर क्लासेस में मिलेगा मेरी ओर से। थोड़ी थोड़ी मेहनत तो करवाऊंगा ना, नहीं तो हम लोग एकदम लेजी होके बैठ जाएंगे। अरे मास्टर आता है वो सब कुछ बता ही देगा। थोड़ी सी खोजबीन खुद से भी करनी है। जैसे वर्बल होती है, वर्बल का संबंध किससे होता है? आपको, मुझे, हम सभी को जो अलग अलग शब्दों की समझ होना है, जो हम लोगों को अलग अलग शब्दों की समझ का होना है, अलग अलग भाषाओं की समझ का जो होना होता है, वो सब इस वर्बल के तहत होता है। आज मैं कोई नई भाषा सीखना चाहता हूं तो ये वर्बल फैक्टर के माध्यम से मैं सीखूंगा। वर्ड फ्लुएंसी जो आती है इसके बाद में, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है सभी के साथ, इंग्लिश हिंदी दोनों में, कि भाई वर्बल शाब्दिक कारक है क्या आखिरकार। तो आप लोग इन पीडीएफ को डाउनलोड करके भी कॉन्सेप्ट्स को खुद से रिवाइज कर सकते हैं। ये सब कुछ आप लोगों को मिलता कहाँ पर है वो मैं पहले भी कई बार बताता रहा हूं, फिर बता देता हूं। AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह खर्ब, आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो मैं आपको मिल जाऊंगा। मेरी ओर से सभी अपडेट यहीं पर आती हैं। शाब्दिक के बाद में आती है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी को हम कहते हैं शब्द प्रवाह। हम जो जिस ढंग से अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को किसी व्यक्ति के सामने जो प्रस्तुत करते हैं वो शब्द प्रवाह के अंतर्गत आता है। हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, मान लेते हैं बहुत सारी सूचनाएं हैं, काफी कुछ हम लोग जानते हैं अपने जीवन में, लेकिन जो भी वो हम जानते हैं, जो भी हमारे पास है, उसे सामने वाले तक किस ढंग से कैसे पहुंचा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक तो किसी को कहना खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और एक उसके अंदर जिस प्रकार की भाव भंगिमाएं हैं, है ना, जिस प्रकार की जो भाव भंगिमाएं हैं उनके हिसाब से प्रस्तुत करना। ठीक है, उसी धारा प्रवाह का, उसी तेजी का, उसी तुकबंदी का ध्यान रखना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो मैं शायद उतने अच्छे से कर नहीं पाऊं। जो उतार चढ़ाव होता है, जो लोग साहित्य पढ़ाते हैं वो आपको बहुत अच्छे से उस तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो शब्द प्रवाह के बाद में बेटा हमारा जो आता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी। एकदम आसान है, आंकिक कारक होता है जिसमें हम लोग गणित संबंधित जो हमारी
जितने भी गतिविधियां हैं, कार्य हम करते हैं, जो भी हमारा कैलकुलेशन का काम होता है। उसके बाद में हम आते हैं आंकिक कारक के बाद में मेमोरी, हमारी स्मृति। मेमोरी को लेकर के थर्स्टन ने कहा कि देखो, हम अपने जीवन में रोजाना बहुत सारे अलग अलग कार्य करते हैं। उन कार्यों को जो हम लोग करते रहते हैं, जो कुछ हम लोग अपने जीवन में सीखते रहते हैं, जो भी अनुभव हमें मिलता रहता है, तो ये सब कुछ हमें कहीं ना कहीं सेव तो रखना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो ये सब कुछ इकट्ठा करके रखेंगे ही, तो वो हमारी मेमोरी होती है। जिस किसी ने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, मैं फिर से कह दूं, इसी नाम से आपको मिलूंगा, AJAYSINGHKHARB, इसी नाम से सर्च करके ज्वाइन जरूर करिएगा। हमारे सामने बात आती है, मेमोरी हो गया कि रीजनिंग। हमारे जीवन में तर्क का बड़ा महत्व होता है। कोई समस्या आ गई, उस समस्या का समाधान चाहिए, कोई डिसीजन लेना है, उस पर तर्क वितर्क हम लोगों को करना है, तो वो सब कुछ हमारा इस रीजनिंग वाले फैक्टर के तहत होता है। और देखो, होमवर्क दे रहा हूं, पता करोगे स्पेशियल विजुअलाइजेशन क्या होता है और परसेप्चुअल क्या होता है। इन दोनों फैक्टर में, इन दोनों कारक में क्या करते हैं हम, पता करना है। ठीक है। अब जैसे पेपर में आपको वो प्रश्न बना करके दे देगा कि बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया। आप कह देंगे कि सर अल्फ्रेड बिने ने किया था। ऑलराइट, अगले कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देखो एकदम टाई वाई लगा के तैयार हो रखे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसी तैयारी है। तो बेटा, बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा यह दिया गया था। स्टर्नबर्ग साहब कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि होती है वो कई सारे अलग अलग कार्य करती है, और जो ये अलग अलग कार्य हमारे जीवन में हम कर पाते हैं, तो जिसमें ये 3 खास योग्यताएं होंगी ना, उसी की बुद्धि को हम सफल बुद्धि कहेंगे। पेपर में आपसे पूछ लेगा कि सक्सेसफुल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, सफल बुद्धि किसने कहा है, किसने दिया है, तो वो स्टर्नबर्ग होते हैं। स्टर्न अलग है, स्टर्नबर्ग अलग है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, जो कि आप कर देते हैं। इनके द्वारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इनके एक एक नाम और आपको याद रखने हैं, जैसे कि एनालिटिकल को हम कॉम्पोनेंशियल भी कहते हैं, क्रिएटिव को हम एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं, और प्रैक्टिकल को हम कॉन्टेक्चुअल भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि, ये हमारी 3 अलग अलग बुद्धि हैं। तीनों याद रहेंगी आप लोगों को। अब किसका काम क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एनालिटिकल बुद्धि को लेकर के वो कहते हैं कि देखिए, आपकी मेरी हम सभी के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। अब हम सभी में से अगर कोई ये कहे कि सर मेरी जिंदगी में तो कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, मेरी जिंदगी में सर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेरी जिंदगी तो एकदम मस्त रही है हमेशा, तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम हमारी लाइफ का हिस्सा होती हैं। तो जब भी प्रॉब्लम आएंगी, और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का जो हमारा काम है, वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस करती है। भाई समस्या आई, समस्याओं को सुलझाना है, तो विश्लेषणात्मक बुद्धि करेगी। स्टर्नबर्ग ने कह दिया, वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति है, उससे निपटने के लिए हम लोग जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके और कुछ नए तौर तरीके जो निकल कर लेके आते हैं, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कुछ नया करने से संबंधित। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ये दर्शाती है हमारी अडेप्टेशन की एबिलिटी को। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कहते हैं अरे तेरा भाई नहीं बदलेगा कभी भी, अरे बदल जाए चाहे दुनिया, हमें कौन बदल कर दिखा दे। जो इस तरह के एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, दरअसल उनको
प्रैक्टिकलिटी में कमी होती है। कहा गया है ना कि जो बदलते समय के अनुसार बदले वो कामयाब जरूर होता है। तो ये वक्त जो है ना, ये बड़ा बलवान होता है, और वक्त के बदलने के हिसाब से जो ना बदले वो पिछड़ जाता है। एक बदलते परिवेश के अनुकूल होने की आपकी क्षमता। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धि जो हमारी होती है, ये हमें इस तरह की योग्यताओं को दर्शाने से संबंधित होती है कि आप में, मुझ में, हम सभी में परिवेश के अनुकूल होने की जो क्षमता होती है। और समय तो देखो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वो बदलता रहता है, और जो समय के हिसाब से बदलता चला जाएगा वो कामयाब भी जरूर होता है। आगे बढ़ेंगे। अब आती है उस इंटेलिजेंस थ्योरी की बारी जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। कोई भी पेपर देना, ये थ्योरी आपसे बार बार पूछता है और बार बार पूछता ही रहेगा। इसे हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि दी गई है होवर्ड गार्डनर के द्वारा। होवर्ड गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि एक नहीं, बुद्धि बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि इनसे पहले जिन लोगों ने भी बुद्धि का सिद्धांत दिया है, इन्होंने उन सभी को साइड में कर दिया। इनका कहना है कि देखो ये बाकी लोग जो भी कह रहे हैं ना, इन सबको एक तरफ रखो और जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। ये कहते हैं कि कोई कारक वारक की आपको बात नहीं करनी है, किसी कारक वारक पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। आपको इस बात पर खास ध्यान देना है, आपको इस बात को मानना है। आप लोगों के लिए जो जरूरी है वो ये है कि आप ये जानें, आप ये माने, आप ये समझें कि जो हमारी बुद्धि है वह बुद्धि एक नहीं, वह बहुत सारी होती है, मल्टीपल होती हैं। और इन्होंने बहु बुद्धि यानी बहुत सारी बुद्धि का अपना सिद्धांत दे दिया। इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम होता है फ्रेम्स ऑफ माइंड। आप लोगों से पूछ लिया जाता है। शुरुआत में इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार दिए, फिर 8 प्रकार दिए, फिर 9 दिए। हालांकि अभी तक हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें 8 का ही जिक्र है। आपसे पूछा जाए तो आप 8 ही बताइएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे यहां पर भले लिखा हुआ है 9, मैं साथ में क्या कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। एनसीईआरटी में 8 का जिक्र है। आपसे पूछे कितनी तो आप 8 बता देना, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? शाबाश। इन्होंने जो बहुत सारी अलग अलग बताई हैं उसमें हमारी आती हैं बेटा, चाहे वो हम बात करें नेचुरल इंटेलिजेंस की, म्यूजिक इंटेलिजेंस की, बॉडीली काइनेस्थेटिक की, इंट्रापर्सनल की, लॉजिकल मैथमेटिकल हो, लिंग्विस्टिक हो, स्पेशल हो, ये सब कुछ इनके द्वारा ही बताई गई है हमारी अलग अलग बुद्धि। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मौखिक भाषाई बुद्धि। आपके सामने जो लिखा है इससे भी आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि मुझे कविताएं बड़ी पसंद होती हैं, मुझे ना कविताएं सुनना बड़ा पसंद है। अच्छा, मैं शायरी भी लिखता हूं। तो आप लोग क्या कहेंगे कि इस प्रकार का जो काम हो रहा है वो काम कौन सी इंटेलिजेंस से हो रहा होगा? उस काम को करने में इंटेलिजेंस तो लग रही है ना, बुद्धि का इस्तेमाल तो हो रहा है। कौन सी बुद्धि से वह काम हो रहा होगा? तो इस मौखिक भाषाई बुद्धि से। आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। मौखिक भाषाई यानी वह जो बोलचाल करने, भाषा आदि से संबंधित बुद्धि होती है। सभी में होती है सभी बुद्धि, ये मत सोचना कि इन्हीं में होती हैं, सभी में होती हैं। आप में भी, मुझ में भी है। हम वकील नहीं है, हम एडिटर नहीं है, हम जर्नलिस्ट, हम पोएट नहीं है, लेकिन बोलते तो हम भी हैं ना। आप भी बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं। तो जो हम सभी का बोलना है
जो संवाद करना है वो सब कुछ किसमें है? वो सब कुछ मौखिक भाषाई बुद्धि के माध्यम से हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो जो आप लोग देखते हैं कि जो वकील लोग होते हैं वो किस तरह से, किस ढंग से, कहते हैं ना, हारे हुए केस को भी जिता देते हैं। तो शब्दों का खेल, वो जानते हैं किस ढंग से, कैसे, कहां पर, कौन सा दाव पेच, कौन सी बात रखनी है, बोलनी है। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा, अरे इसको बड़ा ज्ञान है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, बहुत पढ़ लिख लिया है, लेकिन सामने वाले को अपनी बातों को उस ढंग से नहीं कह पाता, उस ढंग से अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं पाता कि वह उसको समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। बात आती है बेटा मौखिक भाषाई बुद्धि के बाद अच्छी तरह से विकसित करना है मौखिक कौशल को, ध्वनियों को, अर्थों, शब्दों की लय आदि को। तो ये सब कुछ मौखिक भाषा बुद्धि के अंतर्गत आ गया। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। मैथ के टीचर होते हैं, रीजनिंग के टीचर होते हैं, बैंकर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, सीए होते हैं, ये जो सब लोग होते हैं सब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के तहत होता है। आपके मेरे हम सभी के द्वारा जितना भी कैलकुलेशन किया जाता है वो सब कुछ इस लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के तहत ही होता है। और हम लोगों ने यह भी देखा कि जो रीजनिंग वाला सब्जेक्ट है ये बच्चों का हो जाता है ठीक ठाक, डर नहीं लगता, लेकिन मैथ जो है वो नहीं हो पाता बच्चों का ठीक, उसमें फिर भी डर लगता है। लेकिन दोनों की बुद्धि तो एक ही है, दोनों की बुद्धि तो एक ही है, बुद्धि तो अलग है ही नहीं। तार्किक गणितीय बुद्धि एक ही है, फिर भी कहां पर समस्या आ गई, फिर कहां दिक्कत आ गई? फिर दिक्कत है समझाने के तौर तरीकों में, फिर दिक्कत है हमारी प्रोसेस में, हमारे मेथड्स में, और वहां पर काम करना पड़ेगा, तभी सब कुछ सही होगा। आज आप कंपटीशन वर्ल्ड में है, याद रखना, आप लोगों का मैथ का बेस अच्छा नहीं है तो कंपटीशन वर्ल्ड में आप लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। कंपटीशन वर्ल्ड मतलब आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पर आज एजुकेशन ले रहे हैं, आप स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जहां से हम लोग काफी कुछ अपने जीवन में करते हैं, सीखते हैं। फिर बात आती है बेटा स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस की। आपके मेरे हम सभी के द्वारा किसी कार्य को जब वास्तविक रूप देना होता है तो वो वास्तविक रूप देने से पहले जो हम लोग उस पर एक, कहते हैं ना कि इमेजिनेशन करते हैं, अपने मन मस्तिष्क बुद्धि में ही उससे संबंधित कुछ इमेजेस क्रिएट करते हैं, वो स्पेशल विजुअल से होता है। ठीक है, जैसे कि एक आर्किटेक्ट होता है, वो किसी प्लॉट को देखेगा, उस प्लॉट को देखने के बाद तुरंत उस पर एक डिजाइन बना देगा। आप में हम सभी तो नहीं बना पाएंगे उतने अच्छे से, उतने जल्दी से, उतने बेहतर से, क्योंकि उसकी स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस हमसे बेहतर है। तो यहां पर अपनी बुद्धि में ही जो हम लोग 3D इमेजेस क्रिएट कर पाते हैं वो इसके माध्यम से कर पाते हैं। आप किसी दुकानदार के पास में गए और उसके पास जाकर के आपने कहा भैया ये पिंक कलर की ड्रेस दिखाओ, आपके साथ में आपका दोस्त, मम्मी, भाई, बहन कोई है, वो कहता है अरे नहीं ये वाली नहीं, ऐसा करो कि इसकी जगह ना ये जो मस्टर्ड कलर है ये दिखाओ, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। आपके साथ आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, उन्होंने उस ड्रेस को देखा, आपको देखा, और यहां पर एक इमेज क्रिएट करके देख लिया कि उस ड्रेस को पहने हुए आप कैसे नजर आ रहे हैं। वो सब कुछ किससे? इस स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल है। ठीक है, ये जिनमें बेहतर होती हैं वो अच्छे।
आर्किटेक्ट होते हैं, अच्छे डिजाइनर, सिटी प्लानर्स, फोटोग्राफर, ये सब बन पाते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बेटा इसे हम हिंदी में कहते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। जो शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, ये आपके मेरे हम सभी के जो भी बॉडी मूवमेंट्स हैं उन सभी को कंट्रोल करने से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो डांसर होते हैं उन्हें पता होता है कब किस तरह से मूव करना है। एथलीट्स होते हैं, पता होता है अब मुझे जब जंप लेना है तो किस एंगल पर मुझे वो जंप लेना है, मुझे अपने पैर को, हाथ को, इन सभी को किस तरह से घुमाना है, किस स्पीड के साथ मुझे सामने वाले को पंच मारना है, किस स्पीड के साथ मुझे अपना हाथ पीछे लेकर जाना है। ये जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट्स को जो कंट्रोल करे वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी। जिनकी बेहतर होती है वो अच्छे डांसर, एथलीट्स, ये सब बन पाते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक के बाद में म्यूजिकल इंटेलिजेंस, आप सब, मैं, हम सब गाते बजाते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सिंगर की तरह नहीं। आप लोग भी गाते बजाते हैं बिल्कुल, आप घर पे बैठकर गुनगुनाते रहते हैं, या जब आप स्कूल में जाया करते थे तो आप अपने डेस्क पर ऐसे कान लगा करके डेस्क को थपथपाया करते थे, बजाया करते थे। वो सब भी आप कहाँ से करते थे? वो सब आप कहाँ से करते थे? वो सब कुछ आप म्यूजिकल इंटेलिजेंस से ही किया करते थे। ऑलराइट, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस गाने बजाने इन सब से संबंधित रहती है। जिनकी शानदार होगी वो इस सेक्टर में बढ़िया से विकसित हो पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बाद में बात आती है हमारी वो दो पॉइंट जिसमें आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। एक होता है बेटा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो दूसरा होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों में बड़ा फर्क है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज के दौर में एजुकेशन जो है ना, उसको बच्चों ने एक एंटरटेनमेंट के साधन के तौर पर ले लिया है। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, पास पेपर किसका होता है? जो सीरियस तरीके से पढ़ाई करते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जब कोई टीचर सीरियस तरीके से सिर्फ पढ़ाने 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 पर ही बच्चों को लगा करके रखेगा ना, तो उसमें वो बच्चे क्या होते हैं? बोर फील करते हैं। वो बच्चे क्या होते हैं? मजा नहीं आ रहा। वो बच्चे कैसे होते हैं कि सर कुछ और करवाइए। तो एजुकेशन बेटा, आप लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लेना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का पढ़ा और बात बन गई, तो यूं ही बैठे रहोगे पूरी जिंदगी, पेपर पास नहीं होंगे। आज बता देता हूं। और जो बच्चे पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, सीरियस तरीके से पढ़ते हैं बैठ करके, नौकरी उन्हें मिलती है आखिर में जाकर। चाहे कोई कितने भी ड्रामेबाज हों, ढोंग करते हो कितना भी पढ़ने पढ़ाने का, ठीक है, उससे कुछ नहीं होना। और आप लोगों की भी इस समाज में पूछ तभी है जब आप लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं सीरियस तरीके से और उसके बाद में अपनी नौकरी लेते हैं। हकीकत बेटा यही है, नहीं तो घर वाले भी नहीं पूछते। और ये समय जो निकल रहा है ये ऐसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रा, इसे इंटरपर्सनल को हम कहते हैं अंतरवैयक्तिक, और इंट्रा को हम कहते हैं अंतरावैयक्तिक। इंटरपर्सनल जो हमारी होती है वह होती है अदर्स, दूसरों के लिए।
और बेटा इंट्रापर्सनल होती है सेल्फ अवेयर, खुद के लिए, जहां पर हम लोग दूसरे लोगों के भावों विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, वह हमारी इंटरपर्सनल होती है। और जहां पर हम लोग स्वयं के अपने भावों विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, वो इंट्रापर्सनल होती है। क्लियर है? शाबाश। ये जितने भी साथ में एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सब याद कर लेना, पेपर में पूछेगा आप लोगों से। चलो होमवर्क दे दूं थोड़ा। नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होती है पता करना है, और एग्जिस्टेंशियल क्या होती है पता करना है। कैटल्स थ्योरी में 2 पॉइंट दिए जाते हैं, दोनों का पता करोगे इनमें क्या डिफरेंस है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड। ये होमवर्क है, होमवर्क भी सभी को करना है। पेपर में पूछ लेगा कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड भाई फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड कॉन्सेप्ट किसने दिया है, आप कह देते हैं कैटल ने दिया है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जितना भी आपको बताया गया है सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मुलाकात करेंगे आप सभी से अगली क्लास में, तब तक सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करें, AJAYSINGHKHARB आप सर्च करेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। साथ ही इसी तरह से आप लोग लगातार क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन वो बच्चे जो सीरियस हैं, वही बच्चे जो सीरियस हैं, जो सीरियस नहीं है वो दूर रहिएगा। सीरियस बच्चे ही बेटा कमेंट कीजिएगा। जितने भी जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं आपको हम पढ़ा देंगे। हमें मतलब है सिर्फ उन बच्चों से जो सीरियस हैं, ना टाइम पास हमें करना है ना आपका करवाना है, ठीक है, और ना इतना टाइम हमारे पास है कि जो टाइम पास करने वाले होते हैं उनको समय दे पाए। सीरियस बच्चों की खातिर डेडिकेटेड है, ठीक है। कीजिए तैयारी बढ़िया से। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।